नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबका स्वागत व अभिनंदन। दर्शकों, आज के अंक में मैं आपके साथ अदिति शर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है बागवानी फसलों में कीट पतंगों का जैव नियंत्रण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीएल शर्मा जी और डॉक्टर सुभाष वर्मा जी। ये साइंटिस्ट हैं टोनी यूनिवर्सिटी में। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आज हमारा कार्यक्रम जो है वो कीट पतंगों के ऊपर है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैव नियंत्रण क्या है। अदिति जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जैव नियंत्रण, अगर हम इसके सिर्फ एक शब्द को ही अगर व्याख्यान करें तो ये एक इस तरह का कीट नियंत्रण है जिसमें हम सिर्फ जीव जंतुओं को या जीवाणुओं को या कीटाणुओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी फसलों में लगने वाले हानिकारक कीड़े हैं उनको मारने के लिए। तो ये जीवाणु हमारे जो है मुख्यतः 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें कि एक हो सकते हैं कि परभक्षी कीट जिनको हम कहते हैं, यानी कि ऐसे कीड़े जो हानिकारक कीड़ों को पकड़ के खा जाते हैं। दूसरे हो सकते हैं जिनको हम परजीवी या पैरासाइट बोलते हैं। ये पकड़ के कीड़े को खाते तो नहीं, लेकिन ये हानिकारक कीड़ों के शरीर में अपने अंडे छोड़ देते हैं और इनमें से अंडों से जो सुंडी निकलती है वो हानिकारक कीड़ों के शरीर के अंदर पलती है और जब बाहर निकलती है तो हानिकारक कीड़े को मार के बाहर आती है। तीसरी जो है वो कीटाणु या जीवाणु जिनको हम कहते हैं। ये ऐसे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो जैसे आपने सुना होगा कि इंसानों के शरीर में कुछ कीटाणु जो है बीमारियां पैदा करते हैं, ऐसे ही कुछ कीटाणु हैं जो कीड़ों में भी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं कीड़ों में बीमारियां पैदा करने के लिए और उनको मारने के लिए। तो ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये फंगस भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, ये हमारा प्रोटोजोआ भी हो सकता है, या जो सूत्रकृमि जिसे हम नीमाटोड कहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इनमें से हम किसी का भी इस्तेमाल जो है हानिकारक कीड़े को मारने के लिए कर सकते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैव नियंत्रण के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है अदिति जी। जैव नियंत्रण के तो इसके फायदे बहुत हैं। जैसे कि अगर हम रासायनिक कीट का प्रयोग करते हैं जी, तो उससे वातावरण दूषित होता है। जैसा जो कीड़ों के लिए प्रयोग करते हैं उससे कीड़ों में रेजिस्टेंस आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है और वो कीड़े मरते नहीं हैं। और उससे जो है इंसेक्टिसाइड कीड़ों की जो इसके दवाइयाँ हैं उसके फलों में उसके जो है तत्व मिलते हैं जो हमारी शरीर को और खाने उसको हानिकारक हैं। तो जैव नियंत्रण से क्या होता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि उसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो इसको यूज़ करते हैं, तो उससे और जो प्रीडेटर परभक्षी जैसे बताया या अंडे परजीवी बताया उन कीड़ों का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है हमारा वातावरण दूषित नहीं होता है और जो हानिकारक कीड़े हैं उन कीड़ों को ये मार देते हैं, उनको किल कर मार देते हैं, जिससे कि हम उनका हमारा वातावरण नहीं होता। तो इससे कीड़े भी मर जाते हैं और हमारी जो फसल है वो फसल के जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत शुद्ध होता है और वातावरण भी नहीं दूषित होता। जी सर। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई कीट ऐसे भी होते हैं जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहते हों। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे वातावरण में कीड़ों की बहुत सारी जातियां और प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पे अगर हम देखें तो कीड़े ही एक ऐसा जीव है जिसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और लेकिन हमारे 1 या 2% भी ऐसे कीड़े नहीं हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। अधिकतर जो कीड़े हैं वो हमारे जो हैं वो नुकसानदायक नहीं है और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो किसानों के लिए मित्र साबित होते हैं, जो हमारे जो हानिकारक कीड़े हैं उनको मारने में सक्षम होते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वो कीड़े हैं। वैसे तो बहुत सारे कीड़े हैं जो वातावरण में पाए जाते हैं और किसान भाइयों के लिए हर एक कीड़े की पहचान करना भी संभव नहीं है। तो मैं कुछ मुख्य कीड़े जो हर जगह पाए जाते हैं और हमारे बाग बगीचों में पाए जाते हैं
वो किसान भाइयों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर हमें इन कीड़ों का संरक्षण करना है, बचाना है, तो किसान भाइयों को इनके बारे में थोड़ा सा पहचान भी आनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा कि ये थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो है ये भृंग होते हैं, जिसको गांव में कुछ बच्चे जो है तोता मामा भी जो है कह लेते हैं। तो ये हमारे जो है बहुत मित्र कीट हैं। ये परभक्षी कीट हैं, जनरल प्रेडेटर जिनको हम कह सकते हैं। ये हानिकारक कीड़े जैसे कि तेला है, सफेद मक्खी है, या अन्य प्रकार के जो तितली पतंगों की सूंडियां हैं, नवजात सूंडियां हैं या अंडे हैं, ये उन सब को मारने में सक्षम होते हैं। और ये जो है हमारे बाग बगीचों में स्वतः ही पाए जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि हम जब इनकी संख्या बाग बगीचों में या खेतों में अधिक हो, तो उस समय थोड़ा सा हम कीटनाशकों की प्रयोग में थोड़ा सा सावधानी बरतें। इसके अलावा जो है ये एक और जो है कीड़े हैं, जो मक्खियां की तरह आप देख रहे होंगे। ये हमारे जो जितने भी फूल होते हैं, जैसे के हों या और भी है, सरसों के फूलों पे बहुत आती हैं। तो ये मक्खियां अपने आप में तो परभक्षी नहीं है, लेकिन इनके जो बच्चे ये पैदा करती हैं, वो इसके जो तेला हमारी फसलों में लगता है, उसके बहुत ही प्रभावी शत्रु हैं, बहुत ही प्रभावी परभक्षी हैं। तो इनको भी हमें संरक्षण करना जरूरी है। और इसके साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एक और कीड़ा है जो बहुत ही कॉमन है, हमारे बाग बगीचों में पाया जाता है। ये जो ये हरे रंग का जो ये अवस्था है इसकी, ये शाम के टाइम जो है बिजली का जहां हमने कहीं बल्ब जलाए होते हैं वहां पे आता है। तो ये इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी एक सुंडी ने जो है तेला मुंह में पकड़ रखा है। ये इसके अंडे हैं जो ये दोनों इधर। तो ये भी हमारा एक बहुत ही प्रभावी परभक्षी है जो हमारे खेत खलिहानों में पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है जनरल प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि ये भृंग है जो हमारे जो है खेत खलिहानों में पाए जाते हैं। और जैसे टमाटर की है या आड़ू के बगीचों में ये काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ एक मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत छोटा सा एक पतंगा है परजीवी का, जो एक हानिकारक कीड़े के शरीर के अंदर अपने अंडे जो है वो डाल रहा है। ये हमारे जो टमाटर में जो एक लीफ माइनर नाम का कीड़ा लगता है, उसके शरीर में अपने जो है ये अंडे डाल रहा है। इसकी जो और मैं थोड़ा सा डिटेल अवस्थाएं इसकी अगर देखनी हो किसानों को, तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये अंडे डाल रहा है। ये इसकी सूंडियाँ जो है अगली अवस्था में पैदा हो रही हैं। ये इसका परभक्ष जो है अडल्ट है, जो ये इस तरह से जो है ये इसका जो हेल्दी, जिसमें जो नॉर्मल जो कीड़ा हमारा जो होता है वो इस तरह से दिखता है, लेकिन जब ये इसमें पैरासाइट अपने अंडे डाल देता है तो वो इस तरह से काला होकर फिर वो दिखाई देता है। तो किसान भाई इस तरह से भी इसको जो है वो पहचान सकते हैं। तो ये मुख्य कुछ ऐसे जो कीड़े थे जो हमारे मित्र हैं और किसान बागवानों भाइयों के खेतों में पनपते हैं। तो बस ध्यान थोड़ा सा ये रखना का होता है कि किसान भाइयों को कई बार इनकी पहचान नहीं होती, वो इनको भी हानिकारक कीड़े समझ के ही कई बार जो है छिड़काव कर देते हैं कीटनाशकों का, तो उससे हमें थोड़ा सा बचना है। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे बागवानों और किसानों भाई बहनों के साथ साझा की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर पीएल शर्मा जी ने हमें बताया कि ये जो हमारे कीट होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो किसान और बागवान भाइयों और बहनों को किस तरह से इन कीटों को बचाना चाहिए? हाँ, इन कीटों के जैसे बचाने के लिए एक जैसे कि किसान भाई को ये देखना होगा कि जब इन कीटों की उपलब्धता होती है खेत में, जब ये कीट प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम हमें दवाइयों का, रासायनिक दवाइयों का छिड़काव नहीं करना चाहिए जी। और जब अगर छिड़काव करना ही बहुत ज़रूरी है पड़ जाए, तो जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मान लो हम सेब में एक बुल्ली एप्पल एफिड कीड़ा लगता है, तो उसमें जो है एक एफिलिनस माली एक जो ये हमारा जो मित्र कीट है, वो उसके टहनियों को हमें उस टाइम में काट के रख लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमें वो कीट मर जाए। और उसके बाद हमें जो टहनी को, जिसमें ये मित्र कीट था उसको रख लिया था, उसको हमें वहाँ पे बांध देना चाहिए उनकी टहनियों में, जिससे वो परभक्षी कीट निकलें और उनको कीट कर सकें। और
जब एक ये भी है कि इनको जैसे फ्लावरिंग होती है कि खेतों में, उस टाइम जो कीड़े होते हैं उस टाइम हमारे में बहुत सारे ये जो मित्र कीट भी होते हैं और परागण करने वाले भी कीड़े होते हैं, उस टाइम हमें रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमें किस तरह से इन मित्र कीटों का इस्तेमाल करना चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मित्र कीटों का प्रयोग हम वैसे तो 3 तरह की विधियां बताते हैं और जो लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, जिनमें जो एक विधि तो यह है कि हम मित्र कीटों का या जो परभक्षी हों चाहे परजीवी हों या इवन जो कीटाणु जीवाणु हों जो बीमारियां पैदा करती हैं कीड़ों में, उनका हम लेबोरेटरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयार करें और फिर ज़रूरत पड़ने पे जिस जगह पे हमें हानिकारक कीड़ों की संख्या लगती है वहाँ इनका जो है इनको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं या इनका छिड़काव करते हैं अगर वो जीवाणु या कीटाणु है। दूसरा विधि ये है कि क्योंकि ये सारे कीड़े कहीं ना कहीं हमारे बाग बगीचों में होते हैं, नेचुरली होते हैं, मतलब प्राकृतिक तौर पे होते हैं, तो जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं खेतों खलिहानों में, तो उनका कैसे संरक्षण किया जाए, उनकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, ये महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले बात बताई कि हमें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधान होना पड़ेगा। तो जैसे जब इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है, जैसे बसंत ऋतु में ये काफ़ी सक्रिय होते हैं और उसमें अगर हम कीटनाशकों का छिड़काव ना करें या कुछ ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करें जो सेलेक्टिवली हानिकारक कीड़े को मार दें और इनके लिए थोड़े सुरक्षित हों, तो ऐसे कीटनाशकों का भी जो है हम चयन कर सकते हैं। फिर जैसे जो है हम कई बार मोनोकल्चर ज़्यादातर किसान लोग करते हैं, जैसे एक ही तरह की फसल हम उगाते हैं जिससे कि जो हमारे मित्र कीड़ों को पनपने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर हम मिश्रित खेती करें या कुछ ऐसे प्लांट्स मेंढ के ऊपर या खेत के कोने में छोड़ दें जहां हम स्प्रे ना करें और जहां कीड़े हानिकारक कीड़ों के साथ साथ जो ये मित्र कीड़े हैं ये भी पनप सकें, तो इस तरह से हम इन कीड़ों का संरक्षण कर सकते हैं और इनकी जो क्षमता है मतलब हानिकारक कीड़ों को मारने की, वो हम कर सकते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कीटनाशक दवाइयों का जब हमारे किसान और बागवान भाई और बहन छिड़काव करते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे हम ये कीटनाशक दवाइयों का जब किसान भाई और बहनें छिड़काव करते हैं तो उनके लाइफ और जो पौधे की लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ हैं ये कीड़ों को तो मारती ही हैं पर वो हमारे को भी नुकसान करती हैं। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जब वो दवाइयों का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक रासायनिक दवाइयों का, तो उस समय तो उनको एक मास्क का प्रयोग करना चाहिए, मुंह ढक के रखें, हाथ में ग्लव्स रहें, और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयों की जो मात्रा हमें अनुमोदित की हुई होती है उस मात्रा को देखते हुए करें। दूसरी बात यह है और कि जब बहुत ज़्यादा जब हवा चलती है उस समय छिड़काव करते हैं तो उससे भी दवाइयाँ इधर उधर हो जाती हैं, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि किस समय हम दवाइयों का मात्रा सही ढंग से प्रयोग करें। जी सर, जैसे हमारा टॉपिक है बागवानी के ऊपर, तो बागवानी जो हमारे फसलें होती हैं उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्यतः जो कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, और ऐसे कौन से कीट होते हैं जो हमारी फसलों को सुरक्षित रखते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। बागवानी की अगर बात करें तो हमारी सेब यहाँ की मुख्य फसल है, तो सेब में 4 या 5 ऐसे कीड़े हैं जो किसान भाइयों के लिए समस्या पैदा करते हैं और वो हमारे नुकसान करते हैं सेब को, जिसमें स्केल एक कीड़ा है, संजो स्केल भी हम उसको बोलते हैं, सभी बागवान उसको स्केल के नाम से जानते हैं। फिर एक रुएदार तेला है, ये एक तेला है जो जिसकी शरीर पे रुई जैसी जो है निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सेब की टहनियों पे रुई जैसी चिपकी हो। तो ये भी एक जो है मुख्य कीट सेब का हमारे यहाँ है। फिर पिछले कुछ सालों से माइट की बड़ी समस्या जो है सेब के बागीचों में देखने को मिलती है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब मई जून के बाद की काफ़ी संख्या बढ़ती है और ये काफ़ी नुकसान जो है पत्तियों को करता है। फिर एक और कीड़ा है जो काफ़ी टाइम से हमारे बगीचों में है,
और वो ज़मीन के अंदर जो है सेब की जड़ों को खाता है, जिसको हम एप्पल रूट बोरर या सेब का जड़ छेदक कीट बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो इसमें सेब में हमारे लगती है। इसके अलावा सब्जियों में हम मेरे ख्याल से यहाँ टमाटर की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, हमारे अभी एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे जो फ़ोन नंबर हैं वो हैं 0177 280177 280178। जो दर्शक शिमला शहर के बाहर हैं वो 0177 का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि हमें कौन कौन से जो है वो कीट हैं जो हमारे बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहते हैं। हाँ, बागवानी में जो सहायक कीड़े होते हैं, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स पहले दिखाया, जिसमें हमें जिसको हम लेडी बर्ड बीटल्स कहते हैं, ये इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। कम से कम 51-52 जो प्रजातियां हैं वो हमारी हमने इसमें कलेक्ट की हैं, देखी गई हैं। तो एक मुख्यतः ये हैं। फिर उसके अलावा जो हैं जिनको हम हॉबर फ्लाइज या सिर्फर फ्लाइज, उसकी भी मैंने एक फोटोग्राफ दिखाया था। वो मक्खियाँ हैं जो तेला के बहुत परभक्षी होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे जो हैं बास होते हैं जिनको हम पैरासाइट कहते हैं, जो हानिकारक कीड़ों के शरीर के अंदर अपने अंडे डालते हैं और उनको मारने में सक्षम होते हैं। फिर बहुत सारे जो हैं कुछ दवाइयाँ जो हमारे जो कीटाणुओं और जीवाणुओं पे निर्मित पर आधारित होती हैं, वो भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि बैक्टीरिया से निर्मित एक दवाई है जिसको हम बैक्टीरिया बैसिलस थोरिंजेंसिस जिसको कहते हैं, तो इसके से निर्मित दवाइयाँ। हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। हेलो सर, नाम बताएं। हेलो जी सर, आप अपना नाम बताएं। देवीदास। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप अपना नाम बताएं। मैं देवीदास। सर, कहाँ से बोल रहे हो? ननकड़ी जिला शिमला। अच्छा सर, अपना सवाल पूछें। रूट पर है जी मेरी समस्या। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा अपना जो वॉइस है वो ऊंचा रखें सर। रूट पर है जी, रूट पर। अच्छा, मैं इनका प्रश्न समझ गया। ये शायद रूट बोरर की बात कर रहे हैं, जड़ छेदक कीट है जो सेब में लगता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है इसका। तो अगर इसका जैविक कीट नियंत्रण कहें या कीटनाशकों से हटके इसका कीट नियंत्रण के बारे में हम बात करें, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक विधि है, वो है अगर हम इसको लाइट में ट्रैप कर सकते हैं। यानी कि इसके जो वयस्क कीड़े हैं जो अंडे देते हैं, वो जून एंड से लेके और अगस्त के बीच में निकलते हैं और शाम के टाइम लाइट के पास आते हैं। तो अगर हम शाम के टाइम कोई लाइट ट्रैप अपने बगीचे के आसपास लगा दें, तो ये उसमें इसके जो वयस्क कीड़े हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। और ये जो तरीका है ये बहुत कारगर है। लेकिन अगर आप पूरा जो है गांव मिलके इसको करेंगे तो काफ़ी जो है इसकी संख्या में आप कमी देखेंगे 2-3 सालों में। इसके अलावा अगर आप कोई जैविक कीट नियंत्रण इसका और चाहते हैं, तो इसके लिए एक मेटाराइजियम नाम का एक फंगस है, मेटाराइजियम एनाइसोप्ली। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम भी आपको दे सकते हैं। आप हमारे जो नौणी में कीट विज्ञान विभाग है वहाँ पे जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये बाजार में भी उपलब्ध है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ अगर फोटोग्राफ एक दिखाना चाहूँगा। ये कुछ फोटोग्राफ हैं जो हमारे जो कीटाणुओं से संबंधित है। तो इसमें मैं ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये जो एप्पल रूट बोरर के जो बड़े बड़े सुंडियाँ थी, वो हमने किसी बगीचे में ट्रायल लगाया था। तो वहाँ से ये जो मेटाराइजियम से इन्फेक्टेड बाद में हमने कलेक्ट की हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि इनमें पहले सफ़ेद रंग की, जो मरने के बाद ये सफ़ेद हो जाते हैं, उसके बाद हरे रंग का इनके ऊपर जो है एक स्पोर की लेयर आ जाती है। तो ये बहुत मेटाराइजियम जो एनाइसोप्ली जो फंगस है, ये इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन क्योंकि हम इसका आपको
डेमोस्ट्रेशन के लिए अगले साल, क्योंकि ये जुलाई के महीने में आप इसको अपने बगीचे में डाल सकती हैं, तो आप मार्च अप्रैल में हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम इसकी लेबोरेटरी में प्रोडक्शन करके आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए भी दे सकते हैं। जी सर, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैव नियंत्रण में हम क्या क्या और किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैव नियंत्रण में जैसा कि हमने पहले इसके बारे में बताया कि जैसे ये दवाइयाँ हैं, जैसे फंगस की बात की है, जीवाणु, कीटाणु और विषाणु की। जी सर। तो जैसे कीटाणु जीवाणु जो फंगस है, जो फंगस जैसे अभी हमने रूट बोरर की बात की, तो रूट बोरर ये एक फंगस है और ये हमारा बिल्कुल वातावरण के अनुकूल है। ये कोई उसमें जो है वातावरण को दूषित नहीं करता है, सिर्फ कीड़ों को ही मारता है। जी सर। ऐसे ही एक जो है वायरस भी होता है, विषाणु भी होते हैं, एनपीवी बोलते हैं जिनको, या जीबी बोलते हैं, वो भी हैं। वो क्या करते हैं कि कीड़ों में ही बीमारी, हाँ, कीड़ों में ही बीमारी ये, जैसे कि ये फोटो दिखा रहा है, जैसे कि एक उसमें कैबेज में, जैसे बंद गोभी में ये कीड़ा लगता है या फूल गोभी में लगता है। जी सर। उन कीड़ों में एक ये बीमारी पैदा करके इन कीड़ों को मारता है। इसको हम विषाणु या वायरस के भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जैसे बीटी बैसिलस थोरिजेंसिस की बात की, जैसे उसका भी हम उसका प्रयोग करके, छिड़काव करके, सभी कीड़ों के लिए अलग अलग इसकी डोज होती है, मात्रा होती है, उसको हम छिड़काव करके और उन कीड़ों को जो नुकसान करते हैं उनको हम बचा सकते हैं, मार सकते हैं और अपने वातावरण को भी बचाए रखते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज की जो हमारा वैज्ञानिक युग है उसमें हम बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसे भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हों और हमारे बागवान और किसान भाई बहनों के लिए भी सुरक्षित हों? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम पिछले कई दशकों से जो है कीट नियंत्रण के लिए सिर्फ कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है समस्याएं खड़ी हो रही हैं, पर्यावरण पे हों चाहे हेल्थ इश्यूज हों। और कीड़ों का भी नियंत्रण जो है थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद जो है कीड़ों की संख्या बहुत अधिक दोबारा से बढ़ जाती है और कीड़ों में कीटनाशकों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे होता क्या है कि फिर बाद में हमें जो छिड़काव हम 15 दिन के अंतराल पे करते हैं, बाद में 10 दिन पे करना पड़ता है, फिर 7 दिन पे करना पड़ता है, और जो डोज हम पहले करते हैं फिर उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इससे ये समस्याएं और विकट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ एक और क्लियर करूँ कि आज भी हमारे देश में जो भारतवर्ष की अगर आप पूरे देश की बात कर लो तो आज भी हम सिर्फ कीटनाशकों का ही प्रयोग करते हैं, और हमारी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में या जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उसमें बायो पेस्टिसाइड का, जिसमें कि हम जैविक कीट नियंत्रण की बात करते हैं, उसका सिर्फ 2% शेयर है, बाकी 98% शेयर अभी भी कीटनाशकों का ही है। तो हम काफ़ी जो है जो कीट नियंत्रण के लिए जो काफ़ी हद तक जो है सिर्फ कीटनाशकों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन सुखद बात इसमें ये है कि पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से जो बायो पेस्टिसाइड की ग्रोथ है अब इंडस्ट्री की, जो नए नए बायो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हुई है। तो इसमें ये एक बहुत सुखद बात है। मेरे ख्याल से इसमें ये जो किसान भी अब थोड़े से जागरूक हो रहे हैं कि हमें कीटनाशकों से हटना है, और कंज्यूमर भी थोड़े अपने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें जो है अच्छा जो है फल सब्जियां मिलें, खासकर फल और जो सलाद में खाने वाली सब्जियां हैं जिन्हें हम सिर्फ राह खा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, समय की सीमा है, हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं। डॉक्टर पीएस शर्मा जी और सुभाष वर्मा जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बागवान और किसान भाई बहनों को आज के इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ होगा। डॉक्टर पीएस शर्मा जी और सुभाष वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दूरदर्शन हिमाचल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।